नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का रिकॉल ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, आज हम प्री बोर्ड परीक्षा 2024 के सेकंड पेपर के बारे में बात करेंगे। पहले पेपर इस पर अपलोड कर दिया है, आज ये दूसरा पेपर है। ये पेपर भी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो साथियों, इन क्वेश्चन को आप अवश्य पढ़ के जाएँ, इनका बार बार आप रिविज़न करें। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। खंड ए का आपको पहले बता दिया कि क्वेश्चन किस प्रकार करना है। क्वेश्चन को खंड वाइज करना है। खंड ए के क्वेश्चन एक जगह करने हैं, खंड बी के क्वेश्चन एक जगह करने हैं। यानी क्वेश्चन खंड ए के क्वेश्चन खंड बी में करें तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। तो खंड वाइज क्वेश्चन करना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। साथ ही एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन का बार बार आप रिविजन करते रहें। इसके अलावा एक और पेपर इस पर अपलोड किया जाएगा, तीसरा पेपर। देखते हैं पहला क्वेश्चन। मानव भूगोल मानव समाज धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो ये परिभाषा किसने दी? तो साथियों, ये परिभाषा दी थी फ्रेडरिक रेडजेल ने। क्वेश्चन नंबर 2, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किस प्रकार ज्ञात की जाती है? तो साथियों, ऑप्शन ए में जन्म माइनस मृत्यु, बे जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास, से में जन्म प्लस मृत्यु और दे में जन्म प्लस मृत्यु प्लस आप्रवास। तो ये ऑप्शन सेम हो गया, यहाँ उत्प्रवास आना चाहिए। तो साथ ही इसका आंसर होगा जन्म माइनस मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 3, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो साथ ही इस अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उलक ने किया था। ये पाकिस्तान का अर्थशास्त्री था। और भारत में चाय की खेती। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में चाय की खेती असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में कब प्रारंभ की गई? तो साथ ही इसका आंसर होगा 1840। क्वेश्चन नंबर 5, सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? ए पेरिस, बी सैन फ्रांसिस्को के समीप, से न्यूयॉर्क के समीप और डी सिएटल के समीप। तो साथ ही इसका आंसर होगा सैन फ्रांसिस्को के समीप। क्वेश्चन नंबर 6, प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है क्या कहलाती है? तो साथियों, उसे योजक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, होनोलुलु किस सागरीय मार्ग का महत्वपूर्ण पतन है? तो साथ ही इसका आंसर होगा दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग। संसार क्वेश्चन नंबर 8, संसार के अधिकांश महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। तो संसार के अधिकांश महान पतन वो विस्तृत पतन की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में विशालतम भाषा समूह कौन सा है? तो साथ ही भारत में विशालतम भाषा समूह भारतीय आर्य। क्वेश्चन नंबर 10, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो साथियों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है 2011 की जनगणना के अनुसार, और पहला है चीन का। सुनहरा रेशा के नाम से किस फसल को जाना जाता है? तो साथियों, सुनहरा रेशा के नाम से जूट को जाना जाता है। जल उपकर अधिनियम कब बनाया गया? तो साथियों, जल उपकर अधिनियम 1977 में बनाया गया। जल अधिनियम 1974 में बनाया गया। तो इसका आंसर होगा 1977। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? तो साथियों, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा संचार का व्यक्तिगत साधन है? तो साथ में संचार का जो व्यक्तिगत साधन है वो है इंटरनेट, क्योंकि रेडियो, जनसभाएं और टेलीविज़न ये संचार के सार्वजनिक साधन है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का विशालतम कंटेनर पतन कौन सा है? तो साथ में इसमें होगा जवाहरलाल नेहरू पतन। इसे न्यावा सेवा पतन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये न्यावा सेवा में है। क्वेश्चन नंबर 16, धूम्र कोहरे का संबंध किससे है? तो साथ ही इसका संबंध है वायु प्रदूषण से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 रिक्त स्थान वाले। पहला क्वेश्चन है, लोग बेहतर आर्थिक व सामाजिक जीवन के लिए
डॉट डॉट करते हैं तो साथियों इसका आंसर होगा प्रवास। क्या होगा? प्रवास। क्वेश्चन नंबर 2, फसल उत्पादन या पशुपालन दोनों को समान महत्व कौन सी कृषि में दिया जाता है? तो साथियों इसका उत्तर होगा मिश्रित कृषि। कौन सी कृषि होगा साथियों? मिश्रित कृषि में। निर्माण, तीसरा क्वेश्चन, डॉट डॉट निर्माण की सबसे छोटी इकाई है? तो साथियों इसका आंसर होगा कुटीर उद्योग। कौन सा होगा? कुटीर उद्योग। क्वेश्चन नंबर 4, वायु परिवहन परिवहन का तीव्रतम साधन है? वायु परिवहन परिवहन का कौन सा साधन है? तीव्रतम साधन है। इसका आंसर क्या होगा? तीव्रतम। क्वेश्चन नंबर 5 है, आदिम समाज में व्यापार का आरंभिक स्वरूप डॉट डॉट व्यवस्था था? तो आदिम समाज में व्यापार का आरंभिक स्वरूप विनिमय व्यवस्था था। इसका आंसर क्या होगा? विनिमय। साथ ही इसका आंसर क्या होगा? विनिमय व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 6, भारत सरकार ने 2015 में डॉट डॉट विकास डॉट डॉट के नीति बनाई? तो साथ में भारत सरकार 2015 में कौशल है, तो यहाँ क्या होगा? कौशल, विकास व उद्यमिता, उद्यमिता के लिए नीति बनाई। तो सही क्या होगा? भारत सरकार ने 2015 में कौशल विकास व उद्यमिता के लिए नीति बनाई। क्वेश्चन नंबर 7वां, डॉट डॉट बस्ती सुदूर जंगलों, छोटी पहाड़ियों के ढालों, खेतों व चारागाहों के रूप में दिखाई पड़ती है, ऐसी बस्ती को कहा जाता है परिक्षिप्त। क्या कहा जाता है साथियों? परिक्षिप्त बस्ती। क्वेश्चन नंबर 8वां, भारतीय कृषि के जुड़वा संकट डॉट डॉट। तो साथियों एक तो है सूखा और एक है बाढ़। भारतीय कृषि के जुड़वा संकट सूखा एवं बाढ़ है। क्वेश्चन नंबर 9, धरातलीय व भौम जल का सबसे अधिक उपयोग किसमें होता है? तो साथियों इसका आंसर होगा कृषि में। किसमें होता है? कृषि में। धरातलीय व भौम जल का सर्वाधिक उपयोग किसमें होता है? कृषि में होता है। क्वेश्चन नंबर 10वां, सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों इसका आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना में। अब ये प्रश्न नंबर 3 अति लघुरात्मक प्रश्न, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है पर्यावरण निश्चयवाद से क्या आशय है? तो साथियों पर्यावरण निश्चयवाद से आशय है कि आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच अन्योन्य क्रिया को पर्यावरण निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, जनसंख्या परिवर्तन के कितने घटक है? तो साथियों जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक है। एक है जन्म, एक है मृत्यु, एक है प्रवास। कितने घटक है? 3। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक है। क्वेश्चन नंबर 3, मानव विकास के मापन में संसाधनों तक पहुंच को किसके संदर्भ में मापा जाता है? तो साथियों इसको क्रय शक्ति के रूप में, किसके रूप में मापा जाता है? क्रय शक्ति के रूप में। और इसको अमेरिकी डॉलर, इसमें मापा जाता है इसको अमेरिकी डॉलर में। तो साथ इसका आंसर क्या होगा? क्रय शक्ति कोष्टक में होगा अमेरिकी डॉलर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है व्यापारिक केंद्र किसे कहते हैं? तो साथियों इसका आंसर होगा फुटकर व थोक व्यापार की सभी सेवाओं का विशिष्ट उद्देश्य लाभ कमाना होता है। ये सारा कार्य नगरों व कस्बों में होता है, जिन्हें व्यापारिक केंद्र कहा जाता है। तो साथियों क्या आंसर होगा कि फुटकर व थोक व्यापार अर्थात सभी मदों का या सेवाओं का विशिष्ट उद्देश्य लाभ कमाना होता है। ये सारा कार्य कस्बों और नगरों में होता है और जिन्हें व्यापारिक केंद्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, नौसेना पतन से क्या तात्पर्य है? साथियों ये सामाजिक महत्व के पतन है। नौसेना पतन कैसे से? साथियों ये सामाजिक महत्व के पतन है। ये युद्ध जहाज़ों को सेवाएं प्रदान करते हैं और ये पतन मरम्मत कार्यशालाएं भी चलाते हैं। तो साथियों इसका आंसर क्या होगा कि नौसेना पतन से क्या तात्पर्य है? तो साथियों ये पतन सामाजिक महत्व के, ये युद्ध जहाज़ों को सेवाएं प्रदान करते हैं, ये मरम्मत कार्यशाला भी चलाते हैं। और इस प्रकार के भारत में 2 पतन है नौसेना पतन। एक का नाम है कोच्चि, क्या नाम है साथियों? कोच्चि। और एक का नाम है कारवाड़, एक का क्या नाम है?
कारवाड़ ये भारत के नौसेना पतन है। क्वेश्चन नंबर 6, जल संभर प्रबंधन से क्या से? तो साथियों जल संभर प्रबंधन से आशय धरातलीय व भौम जल का कुशल प्रबंधन। धरातलीय जल व भौम जल का कुशल प्रबंधन व बहते हुए जल को रोकना जल संभर प्रबंधन कहलाता है। उसके बाद में स्वच्छ भारत मिशन क्यों शुरू किया गया? इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो साथियों स्वच्छ भारत मिशन शहरों का नवीकरण करने के उद्देश्य से उनको शुरू किया गया। क्या शुरू होगा? शहरों का नवीकरण करना, शहरों का नवीकरण करना। ये भारत सरकार ने शहरी गंदी बस्तियों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए शुरू किया गया। तो साथियों इसका आंसर क्या होगा स्वच्छ भारत मिशन का? कि शहरों का क्या करना? नवीकरण करना। ये भारत सरकार ने शहरी गंदी बस्तियों में जीवन की गुणवत्ता में, शहरी गंदी बस्तियों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया। मतलब शहरों में जो गुणवत्ता है, गंदगी है, उनमें जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया। अगला खंड बे है। तो साथियों खंड ए के क्वेश्चन पूरा हो गए, इन क्वेश्चन को एक के साथ करना है। अब खंड बे का पहला क्वेश्चन है सामाजिक भूगोल के प्रमुख उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो साथियों सामाजिक से भूगोल के प्रमुख उप क्षेत्र एक है व्यवहारवादी भूगोल। कौन सी शाखा साथियों? व्यवहारवादी भूगोल। दूसरी है अवकाश भूगोल। दूसरी कौन सी है साथियों? अवकाश भूगोल। तीसरी है सांस्कृतिक भूगोल। कौन सी है? सांस्कृतिक भूगोल। चौथी है लिंग भूगोल। पांचवी है अवकाश भूगोल और छठी है ऐतिहासिक भूगोल। तो लगभग साथियों इसकी कितने शाखाएं हैं या उपक्षेत्र है? 6। नंबर 1 व्यवहारिक भूगोल, दूसरी अवकाश भूगोल, तीसरी सांस्कृतिक भूगोल, चौथी लिंग भूगोल, पांचवी चिकित्सा भूगोल और 6 नंबर है ऐतिहासिक भूगोल। क्वेश्चन नंबर 5 जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक कौन कौन से? नाम लिखिए। तो साथियों जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक 4 है। नंबर 1 जल की उपलब्धता, नंबर 2 भू आकृति। नंबर 1 क्या है? जल की उपलब्धता। नंबर 2 है भू आकृति। क्या है? भू आकृति। नंबर 3 मृदाएं। क्या है साथियों? मृदाएं। और नंबर 4 है जलवायु। तो 1 नंबर जल की उपलब्धता, नंबर 2 भू आकृति, नंबर 3 मृदा और नंबर 4 क्या हो गया? जलवायु। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 6 भूमध्य सागरीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो कम से कम इसकी 3 विशेषता लिखनी है। तो साथियों ये कृषि भूमध्य रेखा के क्षेत्रों के समीप की जाती है। साथियों ये कृषि भूमध्य रेखा के क्षेत्रों के समीप की जाती है। इस कृषि में खट्टे फलों की कृषि की जाती है। इस प्रकार की विशेषताएं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 प्रवास के प्रतिकर्ष व अपकर्ष कारक में अंतर बताइए। प्रवास के प्रतिकर्ष वे कारक है जो लोगों को स्थान छुड़ाने के लिए मजबूर करते हैं, जैसे कि बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, प्राकृतिक आपदाएं, अशांति, ये प्रतिकर्ष कारक है। दूसरा अपकर्ष वे कारक जो लोगों को विभिन्न स्थानों से अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित, उन्हें अपकर्ष कहा जाता है, जैसे कि रोजगार के बेहतर साधन, अनुकूल जलवायु, शांति, सुरक्षा आदि। क्वेश्चन नंबर 8 में विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य बताइए। तो साथ इसमें 3 कार्य लिखना है। तो नंबर 1 है विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख कार्य है राष्ट्रों के मध्य वैश्विक नियमों का व्यवहार करना। पहला काम क्या है? राष्ट्रों के मध्य वैश्विक नियमों का क्या करना? व्यवहार करना। दूसरा प्रमुख कार्य है राष्ट्रों के मध्य विवादों का क्या करना? निपटारा करना। राष्ट्रों के मध्य विवादों का क्या करना? निपटारा करना। और विभिन्न देशों के मध्य व्यापार के लिए नियम बनाना। विभिन्न देशों के मध्य व्यापार के लिए क्या बनाना? नियम बनाना। ये इनका प्रमुख कार्य है। क्वेश्चन नंबर 9 जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है? तो साथ में जनसंख्या संगठन से तात्पर्य है कि जनसंख्या संगठन भूगोल का एक सुस्पष्ट क्षेत्र है। जनसंख्या संगठन भूगोल का एक सुस्पष्ट क्षेत्र है जहाँ जनांक की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। तो जनसंख्या संगठन क्या है? भूगोल का एक सुस्पष्ट क्षेत्र है जहाँ जनांक की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे लिंग संरचना, आयु संरचना, साक्षरता, व्यवसाय मतलब आदि से संबंधित, जाति, धर्म आदि से संबंधित विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है
गैरिसन नगर व प्रशासनिक नगरों में अंतर है, बताइए। तो गैरिसन नगर वे होते हैं जिन्हें छावनी नगर भी कहा जाता है, जहाँ सैनिकों को प्रशिक्षण देना, उनके लिए युद्धक सामग्री को रखना, गोला बारूद रखना आदि की जगह को कहा जाता है गैरिसन नगर। प्रशासन नगर वे होते हैं जहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रशासनिक कार्यालय होते हैं, उन्हें प्रशासनिक नगर कहा जाता है। जैसे कि गैरिसन नगर कौन कौन से, जैसे कि महू, बबीना, नसीराबाद, जालंधर, ये कौन से हो गए गैरिसन नगर। जबकि प्रशासनिक नगर ये राज्यों की क्या होती है, राजधानी, जहाँ पर राज्य सरकार व केंद्र सरकार के क्या होते हैं, प्रशासनिक कार्यालय, जैसे कि दिल्ली, जयपुर, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 11वां, रेलवे पटरी की चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेलवे कितने वर्ग बनाए गए। तो साथियों, रेलवे पटरी चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेलवे के 3 वर्ग बनाए हैं। कितने वर्ग बनाए हैं साथियों, 3। नंबर 1 के बड़ी लाइन, नंबर 2 मीटर गेज और नंबर 3 है नैरो गेज। तो साथियों, बड़ी लाइन में 2 पटरियों के बीच की जो जगह होती है वो होती है 1.616 मीटर। बड़ी लाइन में 2 पटरियों के बीच की जगह कितनी होती है, 1.616। जबकि मीटर लाइन में इनके बीच की जगह होती है 1 मीटर। और साथियों, नैरो गेज में पटरियों के बीच की जगह होती है 0.7162 या कई क्षेत्रों में 0.610 मीटर। तो साथियों, भारतीय रेलवे कितने वर्ग बनाए, 3, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। तो ब्रॉड गेज में रेल पटरियों के बीच की चौड़ाई कितनी होती है, 1.616। मीटर गेज में कितनी होती है, 1 मीटर। और नैरो गेज में 0.762 या 0.610 मीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। साथ ही एग्जाम की दृष्टि से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख आधार कौन कौन से, नाम लिखिए। तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख आधार है नंबर 1 के राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। पहला कौन सा, राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा पॉइंट है जनसंख्या कारक। तीसरा है आर्थिक विकास की प्रावस्था। चौथा है विदेशी निवेश की सीमा। और 5वां है परिवहन। तो राष्ट्रीय संसाधनों को भी पुनः 3 भागों में बांट दिया है। नंबर 1 के भौगोलिक संरचना, नंबर 2 ये खनिज संसाधन और नंबर 3 है जलवायु। उसी प्रकार जनसंख्या कारक को भी कितने भागों में बांट दिया, 2, एक के सांस्कृतिक कारक और दूसरा जनसंख्या का आकार। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुख्य आधार कितने, 5। नंबर 1 क्या हो गया, राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। नंबर 2 जनसंख्या कारक। नंबर 3 आर्थिक विकास की प्रावस्था। नंबर 4 विदेशी निवेश की सीमा। और नंबर 5 हो गया परिवहन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भू निम्नीकरण को कम करने के कोई 3 उपाय हैं, बताइए। तो साथियों, भू निम्नीकरण को कम करने के 3 उपाय, जैसे कि नंबर 1 के जल संभर प्रबंधन को अपनाना। पहला काम क्या है, जल संभर प्रबंधन को अपनाना। उसके बाद दूसरा है जल संग्रहण की विभिन्न विधियों का प्रयोग करना। तीसरा है मानव के द्वारा किए जाने वाले अवैध कार्यों पर कानूनी प्रतिबंध लगाना। तो कितने कारक हो गए, कुल कितने उपाय होगी, 3। अब साथियों, खंड है से, खंड कौन सा है, से, जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। कौन से उत्तर है साथियों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। जिसमें नंबर 1 है निम्न समुद्री मार्ग पर टिप्पणी लिखिए। नंबर 1 के उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। तो साथियों, ये समुद्री मार्ग औद्योगिक दृष्टि से विकसित संयुक्त राज्य अमेरिका व पश्चिमी यूरोप को मिलाता है। तो साथियों, इसका उत्तर क्या होगा, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। ये समुद्री मार्ग विश्व के विकसित 2 प्रदेशों को क्या करता है, जोड़ता है। अर्थात उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका को पश्चिमी यूरोप से क्या करता है, जोड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका को पश्चिमी यूरोप से जोड़ता है। दूसरी विशेषता, विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार इसी समुद्री मार्ग से होता है। विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार इसी समुद्री मार्ग से होता है। तो पहला पॉइंट क्या था, ये विकसित देशों को जोड़ता है, उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका को पश्चिमी यूरोप से मिलाता है। दूसरा, विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार इसी समुद्री मार्ग से होता है। और
ये विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग है, क्योंकि इसके दोनों ओर दोनों महाद्वीप क्या भाई विकसित है, इसीलिए यहाँ पर आवागमन और व्यापार अधिक होता है, इसलिए विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग है। इसीलिए इस मार्ग को वृहद ट्रंक मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी मुख्य विशेषताएं कितनी होगी साथियों? कुल 4। उसके बाद ये भूमध्य सागर हिंद महासागर समुद्री मार्ग। तो साथियों ये मार्ग भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मार्ग प्राचीन विश्व के हृदय स्थल किए जाने वाले क्षेत्रों से गुजरता है। ये मार्ग महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि विश्व के हृदय स्थल किए जाने वाला प्राचीन समय में उन स्थानों से गुजरता है, जैसे कि इस मार्ग से इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि के व्यापारी व्यापार करने के लिए जैसे कि एशिया में आते थे, इसी मार्ग से आते थे। और किसी अन्य मार्ग की अपेक्षा ये अधिक देशों और लोगों को क्या प्रदान करते हैं? सेवाएं प्रदान करते हैं। और इसके मार्ग में आने वाले प्रमुख पतन है, उसमें पोर्ट शहीद है, अदन है, मुंबई है, कोलंबो है और सिंगापुर है। इसके मार्ग में आने वाले महत्वपूर्ण पतन है। तो इसका आंसर आप कैसे लिखना चाहते हैं? पहला पॉइंट है ये समुद्री मार्ग प्राचीन विश्व के हृदय स्थल किए जाने वाले क्षेत्रों से गुजरता है। दूसरा पॉइंट, ये समुद्री मार्ग अन्य मार्गों की अपेक्षा अधिक देशों और लोगों को सेवाएं प्रदान करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट लिखना आपको, इस मार्ग में आने वाले प्रमुख पतन जिसमें पोर्ट शहीद, अदन, मुंबई, कोलंबो और सिंगापुर है। उसके बाद इसके अथवा में यदि क्वेश्चन करना चाहते हैं तो लिखा है मानव विकास के प्रमुख उपागमों को समझाए। तो साथियों मानव विकास के कुल कितने उपागम है? 4। नंबर 1 है आय उपागम, नंबर 2 ये कल्याण उपागम, नंबर 3 है आधारभूत आवश्यकता उपागम और नंबर 4 हो गया क्षमता उपागम। तो साथियों आय उपागम यह मानव विकास का सबसे प्राचीन उपागम है और क्षमता उपागम का जो प्रतिपादन है वो किया था अमर्त्य सेन ने। और आधारभूत आवश्यकता उपागम का प्रतिपादन किसने किया था? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने, क्योंकि उसने मानव को कितनी मूलभूत आवश्यकताएं बताइए? कुल 6। तो साथियों इनको भी पढ़ लेना। उसके बाद में साथियों अगला क्वेश्चन है आपके कि निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों पर टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों पर क्या लिखिए? टिप्पणी लिखिए कि ऊर्जा स्रोत कौन कौन से और ये अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। तो अब क्या है सौर ऊर्जा? इन पर टिप्पणी लिखिए। सौर ऊर्जा, क्योंकि सौर ऊर्जा फोटोवोल्टाइक सेलों में विपासित सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सौर ऊर्जा। पहले परिभाषा लिखना आपको, जैसे कि सौर ऊर्जा हेडिंग लगा दिया, उसका आगे लिखना है फोटोवोल्टाइक सेलों में विपासित प्रवेश करने वाले सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा को काम में लेने के लिए मुख्यतः 2 प्रक्रमों को प्रयोग में लिया जाता है। नंबर 1 है फोटोवोल्टाइक और दूसरा है सौर तापीय प्रौद्योगिकी। इसके माध्यम से सौर ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। अगला लिखा है पवन ऊर्जा। अगला कौन सा है भाई? हालांकि भारत में सौर ऊर्जा की विपुल संभावना है और भारत में सौर ऊर्जा की सबसे अधिक संभावना वाले राज्य गुजरात और राजस्थान। यहाँ सौर ऊर्जा की सबसे अधिक संभावना है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, भारत में सौर ऊर्जा की प्रबल संभावना है किन राज्यों में? तो 2 राज्य बताना है, गुजरात और राजस्थान। अगला पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा भी एक गैर परंपरागत ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। अब देखो इसकी क्या विशेषता है। तो पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त और ऊर्जा का एक असमाप्य स्रोत है, अर्थात पवन ऊर्जा से ना तो प्रदूषण होता है और न ये कभी समाप्त होने वाली ऊर्जा है। तो प्रवाहित पवन से ऊर्जा को परिवर्तित करके अभियांत्रिकी बिल्कुल क्या भाई सरल है। कहने का मतलब चलती हुई पवन से ऊर्जा को आसानी से बदला जा सकता है। कहने का मतलब ये प्रवाहित पवन से ऊर्जा को परिवर्तित करने की जो अभियांत्रिकी है वो बिल्कुल क्या भाई सरल है, आसानी से उनको ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। क्योंकि पवन की गतिज ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में आसानी से बदला जा सकता है। और भारत में पवन ऊर्जा की विपुल संभावना वाले राज्य राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में इनकी संभावना क्या है? ज़्यादा है। और भारत में एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र भी लगाया गया है, जो किस राज्य में? गुजरात के लांबा में एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र लगाया गया। ध्यान रखना साथियों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया? तो लांबा
कहाँ लगाया गया? लांबा। लांबा कहाँ पर है? गुजरात में। और इस प्रकार का एक संयंत्र और भी तमिलनाडु के तूतीकोरिन में लगाने की संभावना है। उसके बाद में राष्ट्रीय जल नीति आप देख लेना साथियों। उसके बाद में इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र की इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का सिंचाई पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा? तो साथियों देखिए इसके एक एक पॉइंट को ध्यान रखना है, मैं बता रहा हूँ एक एक पॉइंट। तो इंदिरा गांधी नहर का सिंचाई पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा? तो पहला पॉइंट है इसके नहर के प्रसार से वायु अपर्दन और नहरी तंत्र में बालू निक्षेप की प्रक्रियाएं क्या हो गई है? धीमी हो गई है। दूसरा, इंदिरा गांधी नहर के पहुंचने से सघन सिंचाई में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तीसरा पॉइंट है सिंचाई के प्रसार से कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। अगला पॉइंट है क्योंकि नहर द्वारा सिंचित क्षेत्रों के विस्तार से बोए गए क्षेत्र में भी क्या हुआ है? विस्तार हुआ है। और नहर के द्वारा पानी पहुंचने से फसलों की सघनता में भी क्या हुई है? वृद्धि हुई है। क्योंकि इंदिरा गांधी नहर के पानी पहुंचने से पारंपरिक फसलों की जगह मुख्यतः जैसे कि पारंपरिक फसलें कौन सी थी? चना, बाजरा, ग्वार, इनके स्थान पर गेहूं, कपास और चावल की फसलें बोई जाने लगी है। तो साथियों सकारात्मक प्रभाव में पहला प्रभाव क्या था? वायु अपर्दन और नदी तंत्र में बालू निक्षेप की प्रक्रियाएं क्या हो गई? धीमी हो गई। दूसरा, सघन सिंचाई क्षेत्रों में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तीसरा पॉइंट, कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। अगला पॉइंट, सिंचाई क्षेत्र के विस्तार से बोए गए क्षेत्र में क्या हुआ? विस्तार हुआ। अगला पॉइंट है पारंपरिक फसलों जैसे कि बाजरा, ज्वार, ग्वार की जगह आधुनिक फसलें जैसे कि गेहूं, कपास, मूंगफली आदि फसलों को बोया जाने लगा। अगला है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी है? तो साथियों भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें चावल, कौन कौन सी है? चावल। चावल के अलावा और कौन सी होगी आपके? चावल के अलावा बाजरा, मक्का, ज्वार या भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें। और किन्हीं दो का वर्णन कीजिए। तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों जैसे कि चावल और बाजरा। तो भारत का मुख्य खाद्यान्न फसल क्या है? चावल। और भारत का प्रमुख चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, जहाँ चावल की मुख्य कितने किस्में मिली जाती है? 3, ओस, अमन और बोरो। इसके अलावा दूसरी खाद्यान्न फसल है बाजरा। तो साथियों बाजरा भारत का भारत का दूसरा मुख्य खाद्यान्न फसल है गेहूँ। और तीसरा बाजरा, ज्वार और मक्का। तो गेहूँ की बात करते हैं तो भारत का प्रमुख गेहूँ उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा है। क्योंकि हरित क्रांति के प्रभाव से चावल और गेहूँ के उत्पादन में अभूतपूर्व क्या हुई थी? वृद्धि। इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप देख लेना। उसके बाद देखो खंड दे, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। किनको? उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। तो साथियों ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले लगभग 7-8 कारक है। नंबर 1 है पूंजी, नंबर 2 कच्चा माल, नंबर 3 परिवहन के साधन, नंबर 4 संचार के साधन, नंबर 5 शक्ति के साधन और इसके अलावा सरकारी नीतियाँ। तो ये उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। कहने का मतलब इस क्वेश्चन का ये है कि उद्योग किन स्थानों पर लगाया जाना चाहिए। तो साथ में पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? पूंजी। क्योंकि उद्योग स्थापित करने के लिए आपके पास पर्याप्त रूप से क्या होनी चाहिए? पूंजी। इसी प्रकार कुल 7-8 कारक है। तो पूंजी के अलावा क्या चाहिए? कच्चा माल। इसके अलावा शक्ति के साधन, परिवहन के साधन, संचार के साधन, सरकारी नीतियाँ। ये उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक है। इसके नीचे चलवासी पशुचारण वे वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर बताइए। तो साथियों देखो ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलवासी पशुचारण एक प्राचीन निर्वाह व्यवसाय है। इसमें पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार आदि के लिए मुख्यतः पशुओं पर ही निर्भर रहते हैं। ये अपने पशुओं के साथ साथ पानी व चारे की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करते हैं और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में ये भिन्न भिन्न पशुओं को पालते हैं। तो शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप देख लेना। उसके बाद में वाणिज्य पशुधन पालन। तो साथ में चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्य पशुधन पालन
अधिक व्यवस्थित है क्योंकि इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये विशाल क्षेत्रों पर फैले होते हैं और इन में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है क्योंकि यहाँ पशुओं को एक स्थान पर रखा जाता है और इसके अलावा इनके चारा, टिन शेड, दवाई, प्रजनन आदि के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर भी विभिन्न प्रकार के पशुओं को पाला जाता है और वाणिज्य पशुधन पालन के जो प्रमुख क्षेत्र है उसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा अर्जेंटीना, यूरुग्वे और संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला है 18वें क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कृषि विकास की प्रमुख नीतियों का वर्णन कीजिए। तो साथियों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार द्वारा अपनाए गए प्रमुख कृषि नीतियों में एक तो हो गया व्यापारिक फसलों की जगह मुख्यतः खाद्यान्न फसलों को बढ़ावा देना। इसके अलावा कृषि गहनता को बढ़ावा देना, अधिक से अधिक कृषि क्षेत्र में क्या करना, विस्तार करना। इसके अलावा कृषि योग्य बंजर भूमि व प्रति भूमि को भी कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करना। इस प्रकार कृषि की प्रमुख इस प्रकार की नीतियाँ अपनाकर उत्पादन में क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन है, नमामि गंगे कार्यक्रम के उद्देश्य वे भारत में गंदी बस्तियों की प्रमुख समस्याएं बताएं। तो साथियों, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें क्या होगा, नमामि गंगे कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य ये है कि शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट की व्यवस्था करना, औद्योगिक प्रवाह की निगरानी रखना, नदियों का विकास करना, उनके किनारे अधिक से अधिक वनीकरण करना, जैव विविधता को बढ़ावा देना। इसके अलावा नदियों के तल की क्या करना, सफाई करना। ये नमामि गंगे कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य एक बार और बता रहा हूँ, सुन लेना, ये एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। पहला काम है शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट की व्यवस्था करना। दूसरा है औद्योगिक प्रवाह की क्या रखना, निगरानी रखना। इसके अलावा नदियों का क्या करना, विकास करना, नदियों के किनारे अधिक से अधिक वनीकरण करना। इसके अलावा नदियों के किनारे जैव विविधता को बढ़ावा देना, नदियों के तल की क्या करना, सफाई करना। इसके अलावा भारत में गंदी बस्तियों की प्रमुख समस्या क्योंकि वहाँ पर रोजगार, बिजली, पानी, शिक्षा की विभिन्न प्रकार की समस्याएं पाई जाती है। अब देखना, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में को विश्व मानचित्र में अंकित कीजिए। तो साथियों, वैसे आपको मानचित्र मैंने बता दिया पहले। तो लंदन यूरोप महाद्वीप के इंग्लैंड की क्या भाई राजधानी वहाँ दर्शाना है, मतलब अटलांटिक महासागर में एक द्वीपीय देश है जिसकी राजधानी है लंदन। दूसरा है डरबन है अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण नगर है, अर्थात अफ्रीका महाद्वीप के सबके लास्ट में नीचे है, वो है डरबन। और न्यूयॉर्क ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में, अर्थात उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, जो मध्य में, ऊपर तो हो गया कनाडा और नीचे कौन सा हो गया, मेक्सिको। तो बीच में कौन सा, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसमें कौन सा शहर, न्यूयॉर्क। अगला है सिडनी। तो सिडनी कहाँ पर है साथियों, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में। ऑस्ट्रेलिया कौन से भाग में साथियों, ऑस्ट्रेलिया के कौन सा भाग साथियों, पूर्वी भाग में। कौन से भाग में साथियों, पूर्वी भाग में। अगला 20 है, निम्न कोयला उत्पादक क्षेत्रों को भारत के मानचित्र में अंकित कीजिए। तो नंबर 1 है तलचर। तो साथ में तलचर कहाँ पर है, उड़ीसा में। कहाँ पर है, उड़ीसा में। मेवलांग कहाँ पर है साथियों, मेवलांग ये मेघालय में। कहाँ पर है, मेघालय में। और कोरबा साथियों आपके छत्तीसगढ़। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़। और माकुम कहाँ है, असम में। ये भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र। तलचर कहाँ हो गया, उड़ीसा। मेवलांग कहाँ हो गया, मेघालय। कोरबा कहाँ हो गया, छत्तीसगढ़। और माकुम कहाँ हो गया, असम। तो साथियों, ये भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक साथियों। तो साथियों, ये एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अपने साथियों को भी ये अवश्य शेयर करें, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण पेपर है और इसमें अधिकांश क्वेश्चन आने की क्या संभावना है। धन्यवाद।